तो आज चैनल पर पता नहीं कितने ज़मानों के बाद कमेंट सेक्शन क्वेश्चन एंड आंसर्स या Q&A वाली वीडियो जो भी आपको बोलना है वो आ रही है। और आज ना बहुत ऑनेस्टली बात करने वाले हैं, पक्का आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो इसको पूरा लास्ट तक देखना और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल है कार्तिक भाई की तरफ से। कहते हैं कि जब नेटफ्लिक्स पर चली जाएगी तो बहुत सारे लोग WWE देखना छोड़ देंगे और आपके सब्सक्राइबर्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जब रेगुलर क्या चल रहा है जब उसके बारे में नहीं पता चलेगा तो फिर करंटली क्या कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है उसको जानने में क्या ही इंटरेस्ट है। तो यार देखो, एक बहुत ही लाइफ का ना सिंपल सा रूल है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे फ्री में है नहीं। सिर्फ आपके मम्मी पापा का प्यार जो कि जो बहुत ही सेल्फलेस तरीके से करते हैं, और कुछ ही हमारी ज़िंदगी में लोग होते हैं, उसके अलावा सारी चीज़ें पैसों से ही हो रही है भाई। तो अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे तो भाई WWE भी आपके साथ क्या ही कोई सिंपैथी रखेगा कि अरे यार हमारा वो प्रोडक्ट चला गया, हमारा वो सब्सक्राइबर चला गया। तो WWE भी जब तक उनको पैसे आ रहे हैं तभी उनको फ़र्क पड़ता है, वरना वो भी कोई चैरिटी करने बैठे नहीं है। अब ये बहुत सारे मैंने ऐसे भी ऑडियंस का सेक्शन देखा, आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हो कि बहुत सारे लोग मैंने अपने चैनल पे ऐसे देखे हैं जो कि WWE देखते नहीं है। वो आते हैं कहते हैं भाई हमको तो आपसे ही पता चल जाता है, उसी में मज़ा आता है, लिटरल प्रोडक्ट देखने में मज़ा नहीं आता उतना WWE प्रोग्रामिंग। अब मेरे को मतलब मैं भी नहीं रिलेट कर पा रहा इस बात से, लेकिन ऐसी टाइप की भी ऑडियंस होती है। तो हर तरीके के लोग हैं। बाकी पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो यार देखो, अगर मैं इंडिया में WWE को आगे जाते हुए देखना चाहता हूँ तो एक वो कैजुअल जो फैंस हैं, कैजुअल्स का भी अलग अलग मतलब है। एक तो वो है कि जो कभी कभी देखने आ जाते हैं, और एक वो जो कि देखते तो हमेशा हैं लेकिन फिर उतने पैशन से नहीं देखते। तो यार मेरे हिसाब से तो जो हार्डकोर रेसलिंग फैंस हैं, मेरे को वो सबसे ज़्यादा हार्डकोर इन द सेंस कि जो सारे टाइम WWE देख रहे हैं उसमें लोग घुसे हुए हैं कि भाई अरे ये क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे कर दिया। वैसे वाली फैंस जो है ज़्यादा WWE को पसंद आते हैं, और वो मुझे भी पसंद आते हैं क्योंकि वो लोग हमेशा ही देखते हैं। लेकिन कैजुअल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं काफ़ी। तो अब नेटफ्लिक्स पे जाने से वो कैजुअल्स के नंबर कम होंगे, हार्डकोर रेसलिंग फैंस के नंबर बढ़ जाएंगे। तो भाई अब पता नहीं अभी एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करेगा, देखो क्या ही बोल सकते हैं। आई थिंक 1-2 साल में पता लग जाएगा कि क्या सीन रहने वाला है आगे। इस पे तो सिर्फ जो भी बंदा अपनी प्रिडिक्शन दे सकता है वो बोल्ड प्रिडिक्शन ही है, क्योंकि आगे क्या होने वाला है WWE को खुद नहीं पता। उन्होंने तो सिर्फ एक मूव कर दिया कि चलो एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ करते हैं कि OTT के ऊपर WWE को लेके आते हैं, बाकी कहानी तो फिर आगे ही पता चलेगी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा है आरिफ चैटर्नी, कहते हैं वेयर इज़ रोहित रैप्टा। इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ अगर शायद मेरी बात हो तो जिस हिसाब की अभी WWE चल रही है मे भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो सकती है उनके कहने के लायक। नेक्स्ट सवाल है इवन मगर का, कहते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो कि मैंने फेस किया है एज अ यूट्यूबर। तो यार देखो, एक जो है ना चैलेंज ही बोलेंगे इसे कि भाई डेली वीडियो सुबह का जो सारा स्लॉट है ना वो इसी काम में चले जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा नहीं आता, मज़ा तो देखो आता है, लेकिन फिर भी छुट्टी है ही नहीं बिल्कुल भी कि यार अच्छा ऐसे कर लो छुट्टी। जब कभी थोड़ा हेल्थ में ही कुछ ऐसा इशू हो गया तब वो छुट्टी मिल गई तो मिल गया, पता नहीं इसे छुट्टी क्या बोले। लेकिन इससे कंसिस्टेंसी लाइफ की दूसरी चीज़ों में भी आ जाती है, तो ये एक चैलेंज है जो कि मैं बोलूँगा। फिर कहते हैं कि बहुत व्हाट समथिंग अबाउट यू दैट मोस्ट पीपल डोंट नो। तो देखो क्या लगता है, ये सिर्फ मेरे बारे में ही नहीं है, जिस भी कंटेंट क्रिएटर को आप उसके टॉपिक के बारे में बात करते हुए देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये बंदा शायद दिन भर यही करता होगा, यही बोलता होगा। ये कुछ खा भी रहा है तो वो तो, या इसे खाने की कोई स्मेल भी आ रही है तो ये अपना रॉक का ही कैच फ्रेज बोल रहा है कि इफ यू स्मेल व्हाट माय मॉम इज़ कुकिंग। ऐसा नहीं होता भाई। हम अपनी जो चीज़ है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि वो दिन भर वही कर रहा है। तो ये मेरे बारे में नहीं है, हर किसी के बारे में है। हर एक बंदे की अपनी लाइफ होती है, और ये जो आप अभी देख रहे हो ये लाइफ का 1% हो सकता है पार्ट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको नहीं पता। तो ये एक जनरल सी बात मैंने बोल दी। और कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आपने सीखी हो वीडियोस बनाते हुए। तो यार देखो, मेरा तो वीडियो बनाते बनाते बचपन से जवानी आ गई। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 17 साल के आसपास का था, अब मैं 25 साल का हूँ। तो देखो सब कुछ वीडियो बनाते बनाते ही सीखा है। वो जो असली 25 का, अब तो 26 हो गया, जो असली अकल आई है तो पूरी प्रोसेस ही है। बट एक चीज़ फिर भी कि थोड़ी समझदारी और अकल आ गई। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पैसे ज़रूरी होते हैं लाइफ में, अपना अच्छा करने के साथ साथ दूसरों का भी अच्छा करने का सोचो। बस ये जो नॉर्मल होता है यार, और बाकी कुछ ऐसा अलग सीखा नहीं मैंने, अभी दिमाग में ऐसा आ नहीं रहा। तो आएगा आगे किसी Q&A वीडियो में तो बता दूंगा, क्योंकि मैं Q&A वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा अब रेगुलर करने की सोच रहा हूँ। इसके बाद अगला सवाल है मलिक का। ये बोलते हैं कि भाई जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर नहीं जीत रहा, रेसलमेनिया में एस चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन नहीं निकल रहा, तो फिर फैंस की तरफ से बैकलैश नहीं मिलेगा? तो ट्रिपल एच को मतलब क्या सोचता हूँ मैं इस बारे में। तो भाई देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्रेशर में कि जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाना है, इस वजह से वो रेसलमेनिया में चैंपियन बन जाएंगे, तो भैया थोड़ा सा गलत सोच रहे हो आप। क्योंकि WWE कई बार उस मौके पर ले जाने से पहले बहुत ज़्यादा जो है रोने धोने मचाती है कि फैंस परेशानी हो जाए, फिर बाद में जाके उनको वो चीज़ दी जाए। तो अगर वो बैकलैश मिलता भी है तो
WWE के लिए फ़ायदे में ही काम करने वाला है, क्योंकि इस फेयरवेल टूर में ऐसा लग तो रहा है कि वो चैंपियन तो बनेंगे, मतलब एक अगर नॉर्मल लॉजिकल वे में देखा जाए। बाकी ट्रिपल एच कुछ और सोच रहे तो फिर मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो बैकलैश मिलेगा, लेकिन वो एक अच्छा बिल्ड ही बनाएगा, एक हाइप ही बनाएगा, जब एक्चुअल में जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। तो वो बैकलैश भी शायद WWE को चाहिए, इसलिए आपने स्टार्टिंग पॉइंट देख ही लिया कि जॉन सीना रॉयल रंबल भी जीते नहीं। अगला सवाल है अरुण भाई का, कहते हैं क्या रोमन का कभी बिग डॉग वाला कैरेक्टर आएगा, एंड आई लव यू ब्रो। तो भाई देखो यार, इस पे तो मैं यही बोलूंगा कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि कैरेक्टर आएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंज खुद कभी इस कैरेक्टर को लेके नहीं आने देना चाहते। अगर विंस मैकमैन होते तो शायद वो कर देते वो चीज़ को, क्योंकि फिर भाई वो कहता है तू हट, तू क्या सोच रहा है, मैं जो कह रहा हूँ वो होगा। पहले ऐसे होता था, लेकिन अब क्योंकि विंस है नहीं, रोमन रेंज अपने काफ़ी कंफर्टेबल हैं अपने ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में, पहले हील के साथ अब फेस के साथ, तो मुझे लगता नहीं है वो बिग डॉग वाले कैरेक्टर को लेके आएंगे। तो शायद आप कह सकते हो 2020 वो आखिरी साल था जब आपने बिग डॉग वाले कैरेक्टर को देखा था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब मुझे नहीं दिख रहा कि क्यों ही वो करेंगे भाई, उस कैरेक्टर को क्या ही लाने की नीड है। मे भी हो सकता है आज से नॉस्टैल्जिया में जीने के लिए, आज से बहुत साल के बाद जाके कि पुराना वाला भी रोमन रेंज तो याद दिलाएं लोगों को, क्या पता वो आ जाए। लेकिन तब रोमन रेंज कहाँ होंगे, WWE में क्या कर रहे होंगे, पता नहीं कौन सी हॉलीवुड मूवी चल रही होगी, मे भी उनके नखरे हो जाएंगे जो कि अभी से ही हैं जॉन सीना रॉक के जैसे। तो फिर चांस तो ऐसा थोड़ा सा कम ही लग रहा है। अगला सवाल है सिद्धा गेमिंग का, कहते हैं जस्ट अ हॉट टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि अगर रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 41 में हो, डीन एम्ब्रोज रिटर्न कर लें, एंड देन क्या व्हाट कुड बी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। तो भाई इसे पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, पिंच ऑफ स्पाइस, गरम मसाला, सब्जी मसाला, अदरक लहसुन सबके साथ लो, क्योंकि ये तो आपने कुछ, लेकिन अगर आप ऐसे सपने में आ जाओ, एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाओ कि सही में रोमन वर्सेस सेथ का मैच रेसलमेनिया में है और वहाँ पे डीन एम्ब्रोज का रिटर्न हो रहा है, ये तो आई थिंक रेसलमेनिया 41 छोड़ो, अगर डीन एम्ब्रोज वापस कभी WWE में आ रहे हैं, जो कि लगता है कि इवेंचुअली आएंगे ही आएंगे, तो फिर शायद WWE के पास एक परफेक्ट तरीका भी तो है इसको ऐसे इस तरीके स्टेज करने का। सोच रहे हो कि इस नेक्स्ट लेवल की हाइप हो सकती है, लेकिन ऐसा अभी कुछ हो नहीं रहा है। ये सिर्फ सुनने में और कहने में बातें अच्छी लग रही हैं, और आजकल तो वैसे भी सुनने और कहने वाली बातें ही ज़्यादा बढ़िया हो रही हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में हो रहा है फिर उसकी तो कुछ अलग ही कहानी है। अगला सवाल है SDHARS धर के तरफ से, कहते हैं भैया आपको नहीं लगता कि ब्रॉन स्ट्रोमैन बहुत अंडररेटेड है? मेरे को लगता है कि मैं उसका ही अकेला फ़ैन हूँ, उसके कैरेक्टर को इस बार भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था और उसी टाइम पे करवा दिया डेवन प्रीस्ट से पिन। क्या ओपिनियन है आपका? तो भाई देखो, मेरे को ऐसा लगता था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को दोबारा रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसा आपने 16, 17, 18 इन सब के आसपास देखा था, वाइट फैमिली में देखा था, वैसा ब्रॉन स्ट्रोमैन अब नहीं आने वाला, क्योंकि अब वो इमेज बन चुकी है उस तरीके की। तो वो ब्रॉन स्ट्रोमैन तो कभी नहीं लौटने वाला, और ना ही ट्रिपल एच उस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखते हैं। वैसे ही लोगों ने पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि यार इस बंदे को इतना कुछ आता नहीं है, टैलेंटेड नहीं है रिंग के अंदर, बस दिखने में चौड़ा है। अब विंस मैकमैन ने बेस्ट तरीके से जो यूज़ है वो किया था ब्रॉन स्ट्रोमैन का, वो ट्रक वगैरह वो सब पलटा के, कितनी अटेंशन मिली थी उससे भाई। अगर आप WWE के यूट्यूब चैनल पे जाके भी देखोगे तो जरा देखना, जहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन फीचर होते हैं वहाँ पे नंबर्स कैसे ज़्यादा बढ़ते हैं, जब पहले उनके साथ एक हरकतें होती थी, एक कारनामे विंस मैकमैन के होते थे। क्रेजी तो होना पड़ता है भाई इस बिजनेस में, बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से भी चलोगे, जैसे कि ट्रिपल एच कई बार चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। कुछ फैंस को आप अट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन वो बड़ा नंबर नहीं आ पाता। तो विंस मैकमैन वो चीज़ करते थे, अब वैसा ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं होने वाला। मैंने सोचा था शायद अब ब्रॉन स्ट्रोमैन आए हैं तो हो जाएगा, लेकिन तौर तरीके देखने के ही ट्रिपल एच के बिल्कुल अलग हैं, तो उस तरीके से तो ब्रॉन स्ट्रोमैन अब आपको कभी दिखेंगे नहीं। तो अगर फ़ैन हो तो ठीक है, जैसे देख रहे हैं वैसे ही देख लो। बाकी लोग तो डेवन प्रीस्ट को भी बहुत ज़्यादा पेल रहे हैं आजकल की, इस बंदे को क्यों ला रहे हैं भाई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो ये तो हमेशा चलता रहता है। इसके बाद अगला सवाल है निकुंज का, और ये बोलते हैं कि कौन सा मैच ज़्यादा आइज, ज़्यादा अट्रैक्शन लेके आएगा, सेथ वर्सेस रोमन या फिर सेथ वर्सेस रोमन वर्सेस पंक? और बहुत 2020 से देख रहे हैं OG बागेश्वर ब्लॉग वाली सीरीज़, अच्छा तब से देख रहे हो भाई। तो यार देखो मैं तो इसके बारे में यही बोलूँगा कि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरा ना दिमाग इतना काम नहीं कर रहा अभी WWE की स्टोरी को लेके, पता नहीं मेरी हेल्थ की वजह से चल रहा है क्या, लेकिन मैं अभी सही में एट द एंड पता है कि अच्छा ये मैच हो सकता है, वो अनप्रिडिक्टेबल या फिर वो शॉक एलिमेंट तो बिल्कुल ही मेरे को लग रहा है गायब ही हो गया बिल्कुल मेरे दिमाग से। मैं ये भी नहीं बता पा रहा अभी कि सेथ वर्सेस रोमन ठीक है, ये भी सेथ वर्सेस रोमन वर्सेस पंक ये भी ठीक है, मतलब ऐसे ही लग रहा है भाई मुझे। पता नहीं ये क्या इस बार रोड टू रेसलमेनिया में फील हो रहा है, और ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई मुझे। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई स्टार्स तो तगड़े तगड़े हैं, मैचेस भी जब भी रेसलमेनिया में जाएंगे तो तगड़े तो बनाएंगे ही, लेकिन पता नहीं वो कुछ भी हो सकता है रेसलमेनिया में, वो वाली फीलिंग मेरे को आ नहीं रही। तो भाई पता नहीं, मेरे को तो दोनों ही सेम लेवल के ही दिख रहे हैं। बाकी
एक पंक का एडिशन करना कुछ लोग बोलेंगे बढ़िया है, बट आई थिंक इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर सिर्फ शील्ड वाली ब्रदर वाली स्टोरी लाइन को आगे चलाओ तो देखो भाई अभी पंक को क्या पता दूसरी तरफ भी डाल दें, क्योंकि वो दूसरे वाले ट्रिपल थ्रेट मैच के भी रूमर मैंने आपको बताए हैं। अगला सवाल है आर्यवंत भाई का, कहते हैं भाई आपको भी रॉ और स्मैकडाउन के रिव्यू करते हुए फील होता होगा कि WWE हैज़ लॉस्ट द मोमेंटम विच इट हैड लास्ट ईयर। क्लियरली भाई ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो चीज़ मिसिंग फील हो रही है। मैं ना अभी वो रेसलमेनिया की वो जो वेगस में ही हुई थी प्रेस इवेंट, उसको जाके मैंने देखा भाई क्या चल रहा था यार। एक साल पहले स्मैकडाउन में रॉक आ रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि रोमन को एक्नॉलेज करेगा, वो नहीं कि वो ऐसा करेगा कि ऐसा करेगा, क्या क्या चल रहा था भाई पिछले साल। अभी इस साल तो वो चीज़ मतलब बिल्कुल ही गायब सी हो गई है, तो क्या ही बोले अब उसके बारे में। डेफिनेटली वो चीज़ फील हो रही है, तो मैंने अभी आपको वीडियोस में भी बताया कि मुझे क्या फील हो रहा है। और ऐसा मैं ही नहीं हूँ, ये हर तरीके का फ़ैन ही बात कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता था कि चलो एक फ़ैन बेस है उसको ये लगता है, किसी को ये लग रहा है। अभी तो हर किसी का माहौल ऐसे ही बना हुआ है कि हाइप क्यों नहीं फील हो रही रेसलमेनिया की, तो ये तो हर किसी फ़ैन के अंदर अभी है। पता नहीं अभी एलिमिनेशन चेम्बर के बाद देखो क्या सीन होता है। कुछ तो WWE को उथल पुथल मचानी पड़ेगी भाई, क्योंकि जो चीज़ें हमको ऑब्वियस होती हुई दिख भी रही है, अगर वो तुमने कर दी तो मे बी फिर भी शायद बहुत सारे लोगों को मज़ा ना आए। इसके बाद अगला सवाल है एनीमे भाई साहब का, कहते हैं कि अगर मुझे कोई, ये तो सवाल थोड़ा समझा नहीं मैं, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि कोई एक ऐसा इमोशन जो कि मुझे हमेशा इंस्पायर करे काम के लिए, तो वो क्या है और वो पर्टिकुलर क्यों है। तो यार देखो सिंपल ही है, काम करने से लोग आपकी इज्जत करते हैं, काम करने से आपके घर पे पैसे आते हैं, और आजकल उसी हिसाब से चलता है सारा सीन। तो वही मेरे को तो वही इमोशन याद आएगा कि सिंपली बोलूँगा, फ़नी लग सकता है आपको, लेकिन जब हम फाइनेंशियली जो है वीक थे, गरीब थे, तो वो घर पे ऐसे जब होता था ना कि यार हफ्ते में एक बार ही पार्ले जी का बिस्किट आ पा रहा है, तो लगता था अब यार क्या अगर ज़्यादा होते तो अकेला खाने को मिल जाता मुझे। तो वो वाली फीलिंग ही है कि भाई वो अलग, और वो बेकार वाली फीलिंग कुछ ज़्यादा ही बेकार है। तो फिर अभी अगर कुछ लोचे चल भी रहे होते तो लगता है ठीक है भाई, उस टाइम से तो अच्छे ही काफ़ी हैं। तो मे भी अब वैसे इतनी नहीं ज़रूरत पड़ती यार मोटिवेट करने की, अपने आप को इंस्पायर होने की, जो है वो करना है काम और बस काम ख़त्म। बाकी मोटिवेशन वगैरह के चक्कर में भी इतना ना ही पड़ा रहा करो, क्योंकि वो एक वो देखा होगा ना, कहीं मीम देखा होगा कि एक डिसिप्लिन है जो हमेशा धीरे धीरे जलता है, और मोटिवेशन ऐसे जलता है फिर बुझता है। तो हमेशा इस वाली साइड पर रहो ताकि स्टेबल रह सको और कंसिस्टेंसी भी आपकी लाइफ के सारे काम में आ सके। इसके बाद अगला सवाल है हर्ष का, ये बोलते हैं भाई 2017 से आपका कंटेंट देख रहा हूँ, और कहते हैं कि तुमको लगता है कि ये सारी हाइप ये वर्थ है जॉन सीना के लिए, उसको अपनी पर्सनालिटी पर काम करने की ज़रूरत है। अगर वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत भी गया तो क्या, इससे बढ़िया लिख रहे हैं कि पंक कुड बी अ ग्रेट पिक। तो यार देखो सिंपल सी बात है, जॉन सीना को पता है सब कुछ क्या करना है कैसे करना है। वो भले ही अभी कार्टून किस्म का आदमी लग रहा है, लेकिन सिर्फ उनको एक ही एपिसोड चाहिए सब कुछ अपने कैरेक्टर में चेंज करने के लिए। वो अपने अंदर की आग वो सब कुछ वो निकाल के लेके आ सकते हैं। तो इतना तो मैं भरोसा करता हूँ जॉन सीना पे, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अभी उनका पूरा ध्यान है ही नहीं WWE में। मूवी के लिए बंदा चला गया, शूटिंग के लिए, इसलिए हमको वो फील नहीं आ रही। बाकी ये कंसर्न तो सही है आपका, ये तो मैंने भी वीडियो में बोला था कि कार्टून सा नहीं लग रहा जॉन सीना, लेकिन उनको एक ही हफ्ता चाहिए, क्योंकि इनको पता होता है अपने कैरेक्टर पे कैसे काम करना है। तो थोड़ा जॉन सीना के ऊपर भरोसा रख सकते हो फिलहाल, उसके अलावा आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। इसके बाद अगला सवाल है शबनम भाई का, और ये कहते हैं कि क्या आपका कोई प्लान है फ्यूचर में रेसलमेनिया, रॉयल रंबल ये सब देखने का। मैंने आई थिंक इसको ऐसे तो आंसर किया नहीं, एक बार लाइव में बोला था, लेकिन मैं रेसलमेनिया 40 ही देखने जा रहा था। सारा अपना प्रोसेस वगैरह मैंने कर दी थी, लेकिन उस टाइम पे जो यूएस के वीज़ा हैं वो सबके ही ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो रहे थे। उस लाइन में मैं भी नप गया, वरना रेसलमेनिया 40 फिर शायद मैंने लाइव ही देखी होती आपके सामने। तो प्लान तो है, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि उतना संयोग या फिर किस्मत अभी साथ दे रही है, तो ऐसा ले सकते हो आप। प्लान तो है वैसे फ्यूचर के लिए, तो मतलब मेरे को करना ही है, बट टाइम लग सकता है शायद इस चीज़ में भी थोड़ा सा। इसके बाद अगला सवाल है अर्जुन भाई का, कहते हैं कि क्या आपको लगता है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंस होगा। भाई यार देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को रोमन रेंस सबसे ज़्यादा ही पसंद है इस समय। तो वैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ, रोमन रेंस मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, वो बंदा ही टीवी पे नहीं है तो क्या ही बात करें। लेकिन अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया के मेन इवेंट में नहीं होते, भाई मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगने वाला है, क्योंकि वो बंदा इतने टाइम से रेसलमेनिया को मेन इवेंट ही कर रहा है। वो आप ऑफिशियली मान सकते हो कि एक एंड है कुछ चीज़ों का, कि मतलब ऐसे कि अरे यार एंड ऑफ एन एरा जैसे बोल देते हैं ना, वैसा भी नहीं। लेकिन भाई रेसलमेनिया मेन इवेंट करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। अब अगर रोमन रेंस ने वो नहीं किया तो ऐसा लगेगा भाई बहुत सारे WWE के तौर तरीकों में चेंज हो गया है, स्पेशली ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद। तो मेरे को तो भाई बहुत अजीब लगेगा। मेरे को लगता भी है कि शायद अब ये हो सकता है
कभी कभी ना दिमाग में ऐसे रहता है कि इतने सालों से डब्ल्यू देखी है, अच्छा ये तो ऐसे ही होगा, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि चलाने वाला बंदा अब बदल चुका है, उसकी अच्छी चीज़ें भी हैं, उसकी बुरी चीज़ें भी हैं, पहले वाले बंदे की भी अच्छी चीज़ें थी, बुरी चीज़ें थी, तो फिर फॉर्मेट भी ना तौर तरीके चेंज हो जाते हैं। तो अगर जगह नहीं दिखी तो भाई सरप्राइज मत होना कि रोमन रेंस रेसलमेनिया के मेन इवेंट में नहीं है। बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है तो, कि रोमन रेंस ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं किया, वो भी तब जब 2 नाइट्स का शो है और कैसे कैसे टाइम पे वो मेन इवेंट कर चुके हैं। अगला सवाल है हमद का, और ये लिखते हैं कि क्या लगता है कभी रोमन वर्सेस रॉक होगा? तो भाई देखो, मैं तो बोलूँगा कि अपने दिमाग से ये थॉट निकाल के इसे फेंक दो और अपने दिमाग में जो है ताला चाबी मार दो रोमन वर्सेस रॉक के मैच के लिए। अगर दोबारा से कभी सोचना हो तो फिर आ जाना अगले साल, जब 2026 के रॉयल रंबल के आसपास हम होंगे। तब तक इस वाले थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो, अगर चाहते हो कि ब्रेन फंक्शनिंग आपकी बेटर हो और दूसरे कामों के ऊपर भी आप अच्छे से ध्यान दे सको। अगला सवाल है अनिकेत भाई का, कहते हैं अगर विंस मैकमैन रेसलमेनिया 41 बुक कर रहा होता तो दोनों नाइट्स के मेन इवेंट कौन कौन से होते? भाई देखो, एक तो क्लियर है रोमन वर्सेस रॉक होता ही। विंस मैकमैन पूरा ऐसे ना बिल्कुल आफत मचा देता रॉक की कि भाई तू आएगा, तू मतलब, और इस वजह से नहीं आप बोलोगे कि भाई इतना टाइम से विंस तो था, तब कौन सा रॉक आता था? इवन जब अब ट्रिपल एच के पास कंट्रोल आया तब रॉक एक्टिव हुआ, लेकिन उसका रीजन है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन चुका है। और दूसरी चीज, स्टोरी लाइन में इन्वॉल्वमेंट एक बार अगर रॉक की शुरू हो जाती तो मुझे लगता नहीं विंस मैकमैन इतनी आसानी से छोड़ने वाला था भाई, फिर वो रोमन वर्सेस रॉक करवा के ही रहता भाई, फिर वो मैच होता ही। और आई थिंक दूसरा मैच फिर कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, वो भी आई थिंक विंस मैकमैन के जो बुकिंग डिसीजंस होते हैं उस हिसाब से कोडी रोड्स हार जाते हैं और जो जॉन सीना है वो आपके 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और मे भी फिर बहुत सारे लोगों को रेसलमेनिया बढ़िया लगती है क्योंकि रॉक भी कार्ड पर होते हैं, और रॉक के ना होने की वजह से फिर आपको पता ही है इस साल की रेसलमेनिया का कैसा ही हमको हाल लग रहा है। अगला सवाल है अविद मलिक का, कहते हैं फिटनेस गोल क्या है, किस टाइप की बॉडी, हैवी मसल मास जैक्ड चाहिए, लीन श्रेडेड? तो भाई अभी तो फिर ये है कि अच्छा अपना खान पान सही रहे और ज़िंदगी सही कटती रहे, फिलहाल उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी है। एक टाइम पर लेकिन मुझे ऑस्टिन थेरी टाइप जो बॉडी है वो बहुत पसंद आती थी, क्योंकि ना वो बिल्कुल लीन एंड श्रेडेड है और उसके अंदर जो आपको मसल मास है वो भी अच्छा दिख जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो फिटनेस या इन सब चीज़ों में तो आपके लिए भी एक सवाल मैंने ले लिया। इसके बाद अगला सवाल है गली का, ये कहते हैं कि अगर मैं किसी एक रिटायर्ड और रिलीज्ड रेसलर को वापस ले आ पाता, हु वुड इट बी? तो भाई इस समय के हिसाब से बोलूँगा मैं, रॉक ही वो बंदा है। और इसलिए नहीं कि रॉक कोई बहुत ही महान आदमी हो गया, इस वजह से क्योंकि इस समय स्टोरी लाइन के अंदर, सारी स्टोरी लाइन के अंदर उस बंदे के फिट बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से वो फिट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शोज पर नहीं है। तो अगर रॉक होता, अगर मेरे कंट्रोल में होता तो फिर मैं रॉक को ही लेके आता। अगला सवाल है मेगला डॉन का, कहते हैं कि क्या मैंने कभी कोई रिंगटोन यूज़ करी है किसी एक रेसलर की? तो भाई की नहीं, वैसे मैंने, मेरे तो फ़ोन में जो आ जाती है वही मैं रखता हूँ, लेकिन एक टाइम मुझे याद है रायबैक का नया नया मैंने गाना डाला था अपने उसमें, फीड मी मोर वाला थीम सॉन्ग, 2013 की बात हो गया आई थिंक, ये 13-14 की, तब शायद मैंने उसको लगाया था। और दूसरा है क्या मैं TMKOC तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूँ? अब तो नहीं, लेकिन एक 2015-16 का टाइम था जब स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद लेटते लेटते मैं पूरा शो देखता था। तो हम भी लॉन्ग टाइम, बिग टाइम और पुराने वाले फ़ैन रहे हैं TMKOC के। इसके बाद अगला सवाल है विशाल भाई का, कहते हैं मैंने जनरल ग्रांट वाला जो लॉ सूट है उसको पूरा पढ़ा है, एक एक पेज, वहाँ पे ब्रॉक एडवर्ड लेसनर का केवल नेम मेंशन है, विंस ने उसे ऑफर किया है। तो वो यही पूछने की एक लॉ सूट में आने से कि उनका इतना बड़ा ब्रॉक लेसनर का करियर खत्म हो जाएगा। तो यार देखो, उसको उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया भी था, सिंपल सी बात है, ब्रॉक लेसनर क्लियर हो गए, कुछ उनका प्रॉब्लम नहीं, तो भाई दोनों हाथों से उनका वेलकम है WWE में, क्योंकि उनकी वजह से हमारी कितनी सारी बचपन की मेमोरीज है, कितनी सारी WWE की मेमोरीज हैं। लेकिन अगर किस्सा पूरा उल्टा ही है, कुछ गड़बड़ी है, तो भाई फिर तो आपको पता ही है कि फिर तो अलग ही कुछ सीन हिसाब किताब हो जाएगा इसका। बाकी अभी तो पता नहीं यार, देखो है तो कोई भी नहीं अच्छा। अभी WWE में बहुत सारे लोग ऐसे भी काम कर रहे होंगे जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, लेकिन अभी वो WWE के साथ है, क्योंकि इतने बड़े केस के साथ उनका कोई नाम नहीं जुड़ा। माइकल हेस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आपके ऊपर है भाई, आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हो। बाकी तो यार आई थिंक तभी ओपिनियन कुछ बना सकते हैं इसके ऊपर जब हमको कुछ केस में क्या फाइंडिंग आती है वो पता चलता है, चाहे वो विंस के बारे में हो, चाहे वो ब्रॉक लेसनर के बारे में हो। नेक्स्ट है सवाल मोहम्मद मुस्तकीम का, और ये कहते हैं कि आपको लगता है कि फाइनल बॉस अपने पावर का यूज़ करेगा डायरेक्टली और वो कोडी रोड्स को चैलेंज कर देगा और फिर ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाएगा? भाई यार सोचने को तो आप क्या क्या सोच सकते हो। आज से 2-3 महीने पहले भी हम कितनी सारी अलग अलग बातें बोल रहे थे और मज़ा भी आ रहा था भाई बातों को डिस्कस करने में, लेकिन जब से पता चला भाई बातें तुम क्या कर रहे हो और ट्रिपल एच या फिर WWE के क्रिएटिव लोग तो क्या ही सोच रहे हैं, तो फिर उतना इंटरेस्ट कहाँ ही जनरेट हो पाता है यार। अब एंड मौके पर अगर आके रॉक आ भी जाते हैं और वो ट्रिपल थ्रेट मैच करवा भी देते हैं, लेकिन भाई बिल्ड
भी तो चाहिए रेसलमेनिया की, ये थोड़ी कि 2 हफ्ते पहले चलो हाइप तो बन जाएगी, लेकिन उस चीज़ में उतना मज़ा नहीं आता यार। वो धीरे धीरे वो कभी कभी जैसे बीरबल की खिचड़ी होती है ना, जब उसको हांडी में पकाते हैं अच्छे से मिट्टी के बर्तन में, तो उसका एक अलग ही स्वाद आता है धीरे धीरे पकने का। एकदम से जल्दी से बना बनू के रख दोगे तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। बाकी पॉसिबिलिटीज़ तो आप इस समय कोई भी रख सकते हो, लेकिन WWE ने अभी रिसेंट उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है उस हिसाब से चीज़ों को अपने दिमाग में सोचा करो थोड़ा सा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं रेसलमेनिया का मेन इवेंट कौन सा बनाता, क्या उसकी स्टिपुलेशन होती। तो यार एक मैच जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही, करा WWE ने, लेकिन उस तरीके से नहीं। जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस, वो प्राइम वाला जॉन सीना लेके आते वो, और रोमन रेंस तो अपनी प्राइम में चल ही रहा था ट्राइबल चीफ वाला, तो उसको सही में एक हाई स्टेज पे बुक करते कि भाई उस एरा का सबसे बड़ा बंदा और अब इस एरा का सबसे बड़ा बंदा, और इसमें स्टिपुलेशन फिर तुम कुछ भी ठोक देते, चैंपियनशिप तो उसमें ऑन द लाइन होती। तो किया तो था WWE ने इसको, लेकिन वो क्लियर ऐसे था कि रोमन रेंस को ओवर करने के लिए था, तो वो उतनी हाइप उसके अराउंड फील हो नहीं पाई। नो मर्सी में किया था उस समय उन्होंने, लेकिन वो रोमन रेंस का जो कैरेक्टर था 2017 में, फिर भाई वो तो अलग ही तरीके का था। और आज का फाइनल सवाल है प्रतीक का, कहते हैं सम WWE मैचेस यू शुड वॉच बिफोर यू डाई। तो भाई एक ही मैच बोलूंगा मैं, और वो है जो अंडरटेकर और ट्रिपल एच के बीच में हुआ था रेसलमेनिया में, जहां पे शॉन माइकल्स रेफरी थे। उस मैच को और उस मैच की स्टोरी को जाके देख लोगे ना, WWE का असली जो निचोड़ है वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोफेशनल रेसलिंग होती है, क्या स्टोरी टेलिंग होती है, और उसके बाद कैसे एक आउटकम दिया जाता है कि लोग उसको सालों सालों तक के लिए अपनी WWE की मेमोरी में हमेशा ही याद रखें। बाकी यही थे आज के आपके सवाल, जिन जिन ने भी पूछे भाई थैंक यू, और जिनका मैं नहीं पिक कर पाया कोई बात नहीं भाई, अब काफ़ी रेगुलर बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग गई होगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।